अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CD Rituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस पेज पे तो आपको ले आऊंगा जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने रिलीजियसली हमें फॉलो किया है और कॉन्स्टेंटली फीडबैक और अपना आंसर कमेंट करके हमें बताया है। एक चीज पे मैं ध्यान देना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि हम, और स्पेशली मैं, सिविल्स डेली यूट्यूब चैनल पे एथिक्स के क्लासेस शुरू करने जा रही है। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग, एथिक्स एक बहुत बड़ा GS4 का सब्जेक्ट में आता है, तो आप प्लीज बताइए कि विच टॉपिक डू यू थिंक वी वुड लाइक टू कवर इन एथिक्स। ठीक है, मोदी जी ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इट्स विथ एंड विद इन द पीपल। ये जो सिविल्स डेली यूट्यूब चैनल है ना, ये आपकी वजह से है और आपके लिए भी है और आपके अंदर भी होना चाहिए। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है अगर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर या सिद्धार्थ, आप इस मुद्दे पे एथिक्स के आप सेशन लीजिए, एंड देन वी विल बी ग्लैड टू टेक दिस फॉरवर्ड। सो आपका वोट डिसाइड करेगा कि हम एथिक्स की क्लासेस कब से शुरू करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऋषभ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में, हिस्ट्री में, ऐसा कौन सा मौका आया जहां पे ज्वाइंट सिटिंग हुई, तो सबने, आई थिंक ऋषभ ने, डिटेक्टिव आनंद जो हमारे एस्पिरेंट हैं, लक्षिता ने और सचिन ने, इन सब लोगों ने एक ही तरीके का आंसर दिया और जो कि आंसर मैच करता है। राइट, सो जरूरी नहीं दोस्तों कि मैं ही आपको कमेंट करके बताऊं या फिर मैं अगले सेशन में बताऊं आंसर क्या होता है। आप लोगों के कमेंट्स के हेल्प से मेरा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स यू आर एन एडुकेटेड एस्पिरेंट्स और आप लोग, तैयारी आपकी दिख रही है यहाँ पे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो थोड़ा सा हटके है वही हम पूछेंगे, बाकी बेसिक तो आपको पता ही है। सो वंस अगेन, वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज एस्पिरेंट्स। आई लुक फॉरवर्ड टू सी योर कॉन्स्टेंट कॉमेंट्स हियर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, ये हमारे डेली स्केड्यूल है, डेली क्लासेस, जो कि ऑलरेडी आप हमारी क्लिप में सुन चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों। और प्लीज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर ये आपके मतलब की है, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो I assure you, you will get the best quality and the best information from this platform। इसीलिए यार, तो हम अपना टाइम इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि आप अपना सही वक्त सही जगह इस्तेमाल करें। राइट, तो प्रेस द बेल आइकॉन, और अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे आपको सिर्फ क्लिक करना है और अपना नोटपैड खोल के बैठ जाना है। ठीक, चलिए आज के हम एडिटोरियल पे आते हैं। आज का एडिटोरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एज इन 3 एडिटोरियल हम कवर करेंगे। इवोल्यूशन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा हम कवर करेंगे इकोनॉमिक से रिलेटेड है, मोस्ट बिल्डिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप वर्ल्ड एंड नेशनल लेवल पे। और तीसरा है पाकिस्तान के डेमोक्रेसी से रिलेटेड, मतलब क्या पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, तो उससे पहले हम आते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, जो कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस आर्टिकल में हम प्रीडोमिनेंटली क्या क्या कवर करेंगे वो आपके स्क्रीन पे मेंशन्ड है यहाँ पे। व्हाई नॉट वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 नवंबर, हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं, हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। राइट, व्हाट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये क्या होती हैं। फिर व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या होती है। ठीक, तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले यहां नजर डालते हैं, ये है
हमारा 3 पिलर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जीएस पेपर 2 का पार्ट है, हम सबको पता है, जैसे हम क्लास 9th या 10th में भी पॉलिटी की बुक खोलते हैं, कॉन्स्टी की बुक खोलते हैं, तो यही सामने आते हैं। ये कुछ हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एनवी रमन्ना साहब, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं। सो इनसे रिलेटेड तो आप लोगों ने दोस्तों एक कहावत सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे कंट्री में, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में ना हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता केंद्र और राज्य सरकारों के मामले में थोड़ी बढ़ गई है। कहते हैं कि 70s के इमरजेंसी के बाद कोर्ट्स की सक्रियता अब 2014 में काफी बढ़ गई है। जैसे कि एनजेएसी एक्ट हो गया, राम मंदिर का फैसला हो गया, सीएए एनआरसी का फैसला हो गया, फार्म्स बिल हो गया, फिर नए पार्लियामेंट का जो निर्माण था वो हो गया, या फिर कोरोना वायरस से जुड़े तमाम मामले। ठीक है, सो इन मामलों में सरकार द्वारा पेश किए गए प्लान को कमजोर बताते हुए कोर्ट्स ने दिशा निर्देश काफी जारी किए हैं। ठीक है, लोग ये भी कहते हैं कि मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा, वहां से न्याय लेकर आऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का अटूट विश्वास है। मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स बना रखा है, क्योंकि वो न्यायमूर्ति कहते हैं जिसे। तो हमारे जो ऑथर साहब हैं वो एक बार फिर से आए हैं, लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं। यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे ही वाज अ फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। ठीक, इस पूरे आर्टिकल का जो इन्होंने मेंशन किया है वो ये है कि द इवोल्यूशन इन द फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सो एक होलिस्टिक वे में मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, लेकिन जो मैंने टॉपिक कवर किया है वो तो थोड़ा सा अलग है इस कंटेंट से। क्यों अलग है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जो ये कहना चाह रहे हैं वो एक जेनरिक बात है, वो जनरल टर्म्स है। हम ये सारी चीजें बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम नहीं लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। हमें बहुत ही मतलब होलिस्टिक वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखना होगा। इस वजह से मैंने आंसर को है वो थोड़ा सा कंटेंट निकाल के और उसको एक्सप्लेन किया है, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सो इनका ये कहना है कि 26 जनवरी को हमारा 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि वो 26 जनवरी को मनाया गया। अगर आपको इसका बेसिक रीजन पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था 26 नवंबर को, तो फिर क्यों मनाया गया 26 जनवरी को? वो भी 1950 में, 1949 में ही रेडी हो गया था। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ही हमें मिल जाती है रिपब्लिक। क्यों हुआ था? अगर आपको इसके बारे में जरा सा भी आइडिया है, कमेंट करके बताइए, सो दैट हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कहां तक है। हालांकि मैं बताऊंगा इसमें, लेकिन इसमें इन्होंने मेंशन भी किया है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अदर्स ओपिनियन एज वेल। ठीक, इनका एक और मसला था यहाँ पे कि आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस को समझने में। जो मूल भाव हैं, जो मोरल इंटीग्रिटी है, जो एसेंस, यू अंडरस्टैंड, जो जूस है, एक होलिस्टिक जो मोरल प्रिंसिपल था हमारे संविधान को रचने का, उसको समझने में बहुत मुश्किल हो रही है आज के जनरेशन को, या तो फिर समझना नहीं चाहती। तो आप अपने आप को सबसे पहले तो यू शुड पैट ऑन योर बैक दैट यू आर एन एस्पिरेंट, यू आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, कि आपको ये सारी चीजें पता हैं और आप और मोटिवेटेड हो इन सारी चीजों को डीप में जानने के लिए, कि इतिहास मुफ्त में नहीं मिला है। ठीक है, बहुत 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 सैक्रिफाइसेस हुई हैं इसके पीछे, और बहुत लोगों ने अपना दिन रात और तमाम आलोचनाएं सही हैं इसके पीछे। ठीक है, सो it is fair that the new generation in this country knows pretty little about the freedom struggle led by Gandhi ji and Congress and the youth regarding it. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाया जाता है इन रिपब्लिक डे। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट मेंशन किया हुआ है। 26 नवंबर को इसलिए नहीं मनाया जाता है क्योंकि जिस दिन संविधान 26 नवंबर को बन के रेडी हुआ था, उस दिन नेहरू जी ने, उनका कहना था, और समिति, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये मानना था कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो एस्टैब्लिश हुई थी 1930 में, फिर से याद रखिएगा कि जो
पूर्ण स्वराज का नारा लगा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं जिसे, इतिहास में, हिस्ट्री में ये पूर्ण स्वराज का नारा पहली दफा लगा था 1930 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो थी, उसके प्रेसिडेंट थे नेहरू जी, उन्होंने उस टाइम पे घोषित कर दिया था कि आज से पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा हम चालू करेंगे और हम ये फोर्स ही करेंगे कि इंडिया अब ब्रिटिश हुकूमत से आजाद होना चाहिए और होगा। ठीक है, तो वो तारीख थी 26 जनवरी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 26 नवंबर को, उसके बाद सबके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, ऑनरेबल मेंबर्स थे, जूरी थे, कांग्रेसमैन थे, सबका ये मानना था कि आपकी बात सही है, सहमत हैं हम आपसे, और 26 जनवरी 1950 का वो दिन रहेगा जब भारत में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। ठीक है, तो यही एक रीजन था कि 1930, देखिए आजादी इतनी आसानी से और कॉन्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं बना था। हाँ, लोग कहते हैं कि 2 साल 11 महीने और कुछ दिनों में बना था, लेकिन 1930 और पहली दफा जो 1935 में, इफ यू रिमेंबर कि 1935 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस एक्ट को ही गठन हो गया था, उस एक्ट में ही एक फाउंडेशन ले हो गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, मतलब कि 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी 11 साल बाद, तब जाके ये मामला कंफर्म हुआ कि अब हम पूरे तरीके से तैयार हैं, अब बनना चाहिए हमारा संविधान। यहां पे मेंशन किया हुआ इस आर्टिकल में, रिफ्रेशर का जो ये पॉइंट है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड 1935 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम, ऐसे करके। ठीक है, ये मामला याद रखिएगा कि 2 साल की ही बात नहीं थी। हाँ, समिति बनने के बाद 2 साल की बात थी, 2 साल 11 महीने की बात थी, लेकिन ये जो इसका निर्माण था, जो फाउंडेशन था, दैट वाज लेड इन 1935। ओके, तब 11 साल बाद जाके, तो इतनी आसानी से नहीं बना था। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कुछ वकील या कुछ जज रात में सो के सवेरे उठ के उन्होंने बस कागज इधर उधर किया और संविधान बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। डिटेल में जानिए, बहुत मेहनत और बहुत सियाही खत्म हुई होंगी इसके पीछे, और बहुत दिमाग लगा होगा, बहुत सैक्रिफाइसेस थे। तो नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन बताते हुए ये कहा है कि नेहरू जी का बहुत ही प्रचंड, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे प्रियम्बल को मेंशन करने में, प्रियम्बल को लिखने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, कि जब नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रियम्बल को लिखते वक्त 3 चीजें याद रखी थी। एक तो अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस थी, अमेरिका का जो रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, यूरोपियन रेनेसां था, जो पुनर्जागरण हुआ यूरोपियन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सबों को एक निचोड़ बना के उन्होंने प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स लिखे थे। क्या क्या थे वो? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ जस्टिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जस्टिस, सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल permeates the constitution of under the influence of नेहरू, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो इतनी इजी से नहीं, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होके ये सारी मामले सामने आए थे। बी आर अम्बेडकर जी, हालांकि ये आए थे कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, संविधान सभा में ये आए थे, ये अनुग्रह करने, ये रिक्वेस्ट करने कि आप जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको मेन स्ट्रीम में ले आइए, उनको पावर दीजिए, उनके बारे में कानून बनाइए। इनकी विचारधारा कुछ अलग थी, गांधी जी से थोड़े से अलग सोचते थे। इन्होंने वैसे भी गांधी जी के जो कुछ प्रोसेस थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन था, सत्याग्रह था, अंबेडकर जी ने सरासर इसको खारिज किया था। इन्होंने कहा था कि अगर ये थोड़े लंबे टाइम तक चलेगा तो ये एक एनार्की का रूप ले सकता है, तो इसको हम जल्द से खत्म करें। ठीक है, हालांकि दोनों लोग अपनी जगह पे ठीक थे। ठीक, तो अंबेडकर जी का बहुत बड़ा रोल था कि पिछड़ी जातियों को, जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ले आना। और यही देखते हुए जो एसेंस है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का, सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का, अंबेडकर जी की वजह से आया है। और उसकी वजह से ही विमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो भी आई है, क्योंकि जब वो अंडर प्रिविलेज्ड को जब वो एम्पावरमेंट के लिए बात कर रहे थे, तो उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था, मैंडेटरी था, उन्होंने मेंशन किया था। और ये देखते वक्त कांग्रेस के लोगों ने इनको ड्राफ्टिंग कमेटी किया था, और उससे
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंस है वो और क्वालिटी होगी, और निखर के आ गई। एक इक्विटी की बात आ गई, एक इक्वल पार्टिसिपेशन की बात आ गई, जेंडर इक्वालिटी की बात आ गई थी। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन था अंबेडकर जी का। ठीक है, अब हम अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं। जब हम अकाउंटेबिलिटी पे आएंगे तब मैं इस प्रेजेंटेशन पे आपके सामने आऊंगा। तो यहां पे हमने बता दिया 26 नवंबर का हाउ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड, ये भी बता दिया आपको। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अब बताऊंगा। ठीक है, सो सी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का अगर हम कहें तो सबसे पहले तो कहते हैं लोग कि कौन पावरफुल है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मुद्दे की बात है, एक डिबेट की बात है। ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए कौन पावरफुल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, लोग खेलते हैं इस बात से, तुम शक्तिशाली हो, तुम पावरफुल हो। हमें कंसेप्ट समझना होगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है वो समझना होगा। ओके, तो सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किस में कहा गया है? ये केशवानंदा भारती केस में कहा गया है, जो 1973 में एक लैंडमार्क जजमेंट था। ठीक है, जो 7-6 के फैसले से अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, उसमें बताया गया था। तो दोस्तों, मैं इतना कुछ क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वंस यू फ्रेम योर आंसर, you have to substantiate your answer with facts, figure, case studies, judgment, reports, committees and all. ठीक है, जितने ज्यादा तथ्य और तर्क रहेंगे आपके बातों में, उतना आपका आंसर सॉलिड होगा। यूपीएससी कभी ये नहीं कहता है कि जो पूछा है एकदम वही लिखो। यूपीएससी ये कहता है कम से कम एज क्लोजेस्ट एज पॉसिबल तो तुम जाओ। समझ गए हो क्वेश्चन? तो गो एज क्लोज एज पॉसिबल। ठीक है, तथ्यों तर्कों के साथ आप मेंशन करिए। इसीलिए जब मैंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की तो यहां पे मैंने केशवानंदा भारती केस के बारे में बात की। ठीक है, बेसिक बारे में बात की। बेसिक स्ट्रक्चर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन इसका एसेंस आया, इसकी जरूरत आई, क्योंकि जब बहुत सारे अमेंडमेंट्स होने लगे थे, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल जो मोरल्स थे उनको लोग अमेंड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी एक सेपरेट बॉडी थी। ठीक है, जहां जो दायित्व है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डिवाइन प्रिंसिपल है, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन रखेंगे। और कोई भी आके, चाहे कोई भी सरकार हो, वो आके हमारे मूल अधिकारों को या मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटी, राइट, डीपीएसपी को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, तब ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया था। ये सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर, ये आया था एरिस्टोटल। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट सीन इन एरिस्टोटल 4th सेंचुरी में, वेयरइन ही डिस्क्राइब्ड 3 एजेंसीज। देख लो, 4th सेंचुरी की बात थी। जनरल असेंबली, पब्लिक ऑफिशियल्स एंड जुडिशरी। जनरल असेंबली तो आपकी लेजिस्लेटिव होगी, पब्लिक ऑफिसर आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी, राइट। फिर इस मामले को, ये है एरिस्टोटल, इस मामले को फिर फर्दर डेवलप किया एंशिएंट रोमन रिपब्लिक में जॉन लॉक ने। हम कभी पढ़ेंगे जॉन लॉक के बारे में, लिखा है इन्होंने भी। जॉन लॉक ने फिर इस कंसेप्ट को धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया, प्रोग्रेस किया। फिर 18वीं शताब्दी में आए फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू हु मेड द डॉक्ट्रिन हाईली सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वन, जिसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ लॉ, मतलब कि रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कानून का ही रूल चलना चाहिए, ना तो पब्लिक का, ना ही जनरल असेंबली का। जो कानून बनेगा उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री हु अप्लाइड द स्पिरिट ऑफ लॉ। यूएसए ऐसी पहली कंट्री है जो कि रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूएसए के आर्टिकल पहले में लिखा है लेजिस्लेटिव, दूसरे में एग्जीक्यूटिव, तीसरे में जुडिशरी है। पहला कांग्रेस, तीसरा प्रेसिडेंट और कोर्ट है। मतलब कांग्रेसमैन, लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, कोर्ट, जुडिशरी। ठीक है, क्या होता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, सेपरेशन ऑफ पावर या फिर रूल ऑफ लॉ? क्या होता है इसका? इट कीप्स अवे द ऑटोक्रेसी। ठीक है, सेफगार्ड करती इंडिविजुअल लिबर्टी को। जो मामला अभी बेलारूस में हो रहा है, जो मामला म्यांमार में हो रहा है, या जो मामला अभी रिसेंटली हम किसी कंट्री में देख रहे थे, जो कि मेन अथॉरिटेरियनिज्म जो फॉलो कर रही हैं, उन ना हो, इजिप्ट में जैसे हुआ। ठीक है, इस वजह, इनको बचने के लिए हम डॉक्ट्रिन यूज करते हैं, स्पिरिट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की। उससे इट हेल्प्स क्रिएट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी इंडिपेंडेंस इज मेंटेन। इसकी एकमात्र ही जो एक्सेप्शन वो कहा गया कि भैया जुडिशरी को आप अलग रखिए,
वरना सब हौच-पौच हो जाएगा और फिर तहस-नहस हो जाएगा लोकतंत्र का। प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम इनैक्टिंग आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मेंटेन करके रखिए। ये कीवर्ड्स हैं, इसके आगे आप कितना भी आप कंटेंट डालें कोई दिक्कत नहीं, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि एवरग्रीन है, हमेशा चलते रहेंगे ये, ठीक। नाउ इवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार मैं इधर आता हूं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। जब आप फ्री पीडीएफ इसका डाउनलोड करेंगे, जो समन्वय फॉर्म का लिंक दिया है फर्स्ट कमेंट में, तो आप यू विल फाइंड इट वेरी रियलिस्टिक, होलिस्टिक। जल्दी से हम आते हैं, कंप्लीट जस्टिस क्या होती है, ठीक। कंप्लीट जस्टिस, देखो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के लिए मेंशन किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये मेंशन किया गया है कि 142 आर्टिकल जो है वो कंप्लीट जस्टिस एज अ मीडियम को डिफाइन करता है। और क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जिससे कि किसी भी केस से रिलेटेड या कोई भी लिटिगेशन है उसमें एक संपूर्ण न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। और ये न्याय अप्लीकेबल होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि पार्लियामेंट ने हमारी और प्रेसिडेंट ने हमारी प्रेस्क्राइब की है, ठीक है। इट एक्चुअली इनेबल्स सुपरसीड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे पावरफुल माना गया है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे, ओके, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस, ठीक। 142 of the Supreme Court derives overreaching power to function in order to bring the complete justice. ये चीज ध्यान रखें, in order to bring the complete justice, ऐसे ही नहीं कि हम किसी मुद्दे को छुपाने के लिए, किसी मुद्दे को दबाने के लिए या फिर कोई मुद्दा ही हटाने के लिए हम 142 इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। ओनली एंड ओनली इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कंप्लीट जस्टिस, ठीक। जब हम 142 आर्टिकल की बात करते हैं तो उसके साथ 2 आर्टिकल और सप्लीमेंट हो जाते हैं, इनफैक्ट 3। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कंप्लीट जस्टिस मान लो हुआ है तो किसी दूसरी में वो चैलेंज कर सकती है आर्टिकल 32 के बेस पे कि भाई उनको तो कंप्लीट जस्टिस दे दी, हमारा क्या, ठीक है। आर्टिकल 141 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर वो कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में दिया है तो वो हर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में एप्लीकेबल होगा। और आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन, ये दोस्तों क्या होती है स्पेशल लीव पिटीशन, आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है, प्लीज कमेंट करके बताइए, मजा आएगा जब आप लिखेंगे तो हम समझने में, ठीक। तो याद रहे आर्टिकल 142 के साथ ये 3 आर्टिकल्स सप्लीमेंट होते हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि इस टर्म को लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इट ऑफ्टन टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म। कंप्लीट जस्टिस को लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं क्योंकि ये ओवरराइड कर देती है पावर्स पार्लियामेंट के, एग्जीक्यूटिव के। इसका मामला देखा गया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड केस ट्रेजेडी हुई थी 1989 में, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से नवंबर में डेट थी, उस तारीख को हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अवॉर्डिंग कंपनसेशन ऑफ द विक्टिम अफेक्टेड इन दी भोपाल गैस ट्रेजेडी। मतलब यहां कंप्लीट जस्टिस किया सुप्रीम कोर्ट ने, रिलीफ देके, अवार्ड, कॉम्पनसेशन देके। यहां पे अगला था यहां पे कि कोल ब्लॉक एलोकेशन केस 2014 का ये जो मामला था, यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट यूज्ड the said provision of the constitution to cancel the allocation coal blocks granted in 1993 onwards who were guilty and imposed a penalty of coal mine illegally, ठीक है। 1993 के क्लॉज को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। जो गलत थे उनको, उन पे पेनल्टी लगी और मुआवजा मिला उनको, जो कि उससे प्रॉब्लम हुई थी जिनको। लिकर वाला बैन, ये तो सब आपको याद ही होगा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे हाईवे पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हो रहे हैं, तो कोई भी शराब की दुकान हाईवे से 500 मीटर के दूर पे ही होगी, हाईवे पे नहीं होगी। तो ये कंप्लीट जस्टिस था उनके लिए जिन्होंने अपनी फैमिली में लोग खोए हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में।
स्टेट ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दोस्तों ये सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अगर आप अपने आंसर में मेंशन करोगे तो फिनोमिनल, मतलब बहुत तगड़ा इंप्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे, ठीक है। अ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट इट्स वर्क प्लेस, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली थी, ठीक। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, जिसकी वजह से एक लैंडमार्क जजमेंट बन के सामने आया ऑन बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन इंडिया। ये थे वो सर स्वामी अग्निवेश, जिनकी वजह से ये हुआ था। ये है मैडम ओल्गा टेली केस, जिसकी वजह से राइट टू लिवलीहुड वाज डिक्लेयर्ड एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है। ये था वो केस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट, इंपॉर्टेंट केसेस हैं विच हैव टू मेंशन इन दी मेंस आंसर राइटिंग। डीमेरिट्स जान लो, जब हम बात ही कर रहे हैं मेरिट्स की, तो डीमेरिट्स भी था कि अनअकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है यहाँ पे। जैसे वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये थी कि इट कैनॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल ऑफ इट डिसीजन। जो फैसला दे दिया, लेकिन अब वो ही इज नॉट अकाउंटेबल ऑफ इट, ये है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। कहीं ना कहीं एक निकल के आता है, जैसे कि एक एग्जांपल था कि को दिल्ली के कुछ पार्ट में ई रिक्शा को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, ठीक है। लेकिन बैन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया इसमें, ठीक है। सो इसका मतलब ये है नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट टू डू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, कि अगर आप किसी के ऑक्यूपेशन को बंद कर रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव भी उसको दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक आती है क्रिटिसिज्म, एक अनअकाउंटेबिलिटी की शिकायत इसमें। बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये पूरा कंसेप्ट। नहीं, कमेंट करके बताइए, हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कंसेप्चुअल टॉक्स में। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, आई वुड रिक्वेस्ट यू हम्बली कि इस तीनों में से आपकी चॉइस है, कोई एक क्वेश्चन का आप आंसर या फ्रेमवर्क मेंशन कर दीजिए कि सर मैं ऐसे 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 आंसर लिखूंगा, ये पॉइंट उसमें मेंशन होने चाहिए। करंट सिनारियोज पहला वाला, जुडिशियल इंटरवेंशन, सुपरसीज एग्जीक्यूटिव, या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Which are the institution in India that promotes ethical accountability in public service? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है हमारे भारत में जो कि एथिकल अकाउंटेबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। और एक मेंस प्री का प्रोबेबल क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कमेंट, और फिर देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक तैयार है, ठीक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि बिल्डिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप एट वर्ल्ड एंड नेशनल लेवल। ये एक जीएस पेपर 2 का पार्ट है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज अग्रीमेंट ये आप पढ़ लीजिएगा जब डाउनलोड करेंगे। तो ये हमारी रिसेप है, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके बारे में भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम अभी बता देंगे। ये जो मामला था, ये देखिए, ये आर्टिकल, ये जो मेंशन है इसमें, द स्टेपिंग स्टोन इज द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। कभी कभी क्या होता है कि हम पैंडेमिक वर्ल्ड या फिर कोविड समझ के आर्टिकल को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वही सारी चीजें पुरानी बताएंगी। लेकिन ये वाला आर्टिकल, इसमें बहुत सारा मसाला है। मसाला एज इन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिलेंगे आपको, जहां पे आप अपने मेंस आंसर को आप मतलब शेप दे सकते हो, आप अच्छा बना सकते हो। तो जो ऑथर हैं चंद्रजीत बैनर्जी साहब, इनका ये कहना है कि नो डाउट कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे सिचुएशन हमें झेलनी पड़ी। कहीं ना कहीं हमारे एक क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें थी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें थी, डेवलपमेंट थी, ट्रेड कॉमर्स था, और सोशल इश्यूज थे, सोशल जस्टिस था, गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी थी। लेकिन इंडिया के पास एक सुनहरा मौका है, एक चांस है टू एक्चुअली स्टेप अप, and it's going to be a very crucial role for India in these next 25 years. तो ये ऑथर कह रहे हैं यही मौका है, लोहा गर्म है, इंडिया को वहीं पे मारना चाहिए हथौड़ा, और इंडिया will eventually be the super power one day. तो और क्या क्या मसले, बेसिकली इश्यूज बहुत कम गिनाए हैं इन्होंने, लेकिन जो जहां पे जिस एरिया में हम ग्रो कर सकते हैं, जिस एरिया में हम अच्छा कर सकते हैं, उसमें इन्होंने बताया है कि आपको करना चाहिए, ठीक। सो आते हैं हम इस अपने आर्टिकल पे। सबसे पहला जो इन्होंने कहा है कि एरियाज वेयर इंडिया शुड लुक इनटू सो दैट इट शुड डेवलप द रोल ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एट वर्ल्ड लेवल एंड नेशनल लेवल। पहला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि
issues of growing inequality of income. जो वेजेस में, पेमेंट में, सैलरी में जो असमानता है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है उसको खत्म करना या फिर उसको कम करना, ठीक। और ये सिर्फ यही नहीं है, ये हर देश में, हर कंट्री में ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो क्या होगा कि अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाएगी इस कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है। लोग क्यों चले जाते हैं सऊदी अरेबिया, लोग क्यों चले जाते हैं दुबई, कुवैत कमाने? नहीं मिल पाता है यहाँ पे, वो इनकम क्वालिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है। यहीं पे वो मजदूरी का काम करेंगे लेकिन उनको 200-300 रुपए दिन का मिलेगा, लेकिन वहां पे वो अगर काम करेंगे लेबर का तो उनको लगभग 50 दिरहम या फिर 10 रियाल, आई डोंट नो क्या फिगर, लेकिन उससे 10 गुना 15 गुना ज्यादा अमाउंट होता है, इसीलिए लोग चले जाते हैं। और यही कारण है, जो लोग नहीं जा पाते हैं वो लोग गांव से, छोटे शहर से कैपिटल सिटीज में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में आते हैं, नोएडा में आते हैं, विशाखापट्टनम जैसे, लखनऊ जैसे कई सारे शहर में चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस करना। अदरवाइज एक जगह ही लोग इकट्ठा हो जाएंगे और फिर आपके विलेजेस में जहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है, जहां पे ये इनइक्वालिटी है इनकम की, वहां पे बहुत सारे सोशल इश्यूज आने लगेंगे। हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे सोशल इश्यूज वाले, अभी हम यहां देखते हैं, ठीक। सेकंड, इन्होंने कहा है कि सप्लाई चेन वाला जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स का मामला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम करने के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे चॉकलेट खानी है तो मैं कंज्यूमर हूं, मुझे खानी है, मुझे पता है। प्रोड्यूसर है जो मैन्युफैक्चरर है, उसको पता है कि मेरा माल बिकेगा, लेकिन ये जो बीच का जो लॉजिस्टिक्स है वो डिसरप्ट हो जाएगा तो ना इसकी डिमांड मीट हो पाएगी, ना इसकी डिमांड मीट हो पाएगी, ना इसकी सप्लाई मीट हो पाएगी, ना इसकी डिमांड मीट हो पाएगी। तो इस लॉजिस्टिक्स और स्ट्रॉन्ग करना है हमें, ठीक है। जो ग्लोबल ट्रेजेक्ट्री है, ना कि सिर्फ ग्लोबल नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे भी ग्रो करना है। अब चाहे वो मेडिकल सप्लाईज हो गई या फिर कोई एसेंशियल गुड्स हो गए। हमने सब देखा है पैंडेमिक में, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन दिखा, हमारे सप्लाई चेन का बैकबोन दिखा, ठीक है। तो इन चीजों पे हमें काम करना चाहिए और ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि जैसे आपने देखा होगा ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है, वो ट्रेन से मेडिकल ऑक्सीजन ले जाया जा रहा था, ये सारी सप्लाई चेन होनी चाहिए। बहुत सॉलिड पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने मेंशन किया है वो ये कह रहे हैं कि कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट इट विल फैसिलिटेट द ट्रेड पार्टनरशिप फ्रॉम बोथ रीजनल एंड मल्टीलेटरल, ताकि वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जो जो नीड है वो मेंटेन हो। मतलब कि कोऑपरेशन ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन फॉर एनहांसिंग ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट, ये होनी चाहिए, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस अरेंजमेंट, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो रिड्यूस होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो इंक्रीज होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं इस ग्राफ पे आऊं तो यहां पे मेंशन किया गया है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये इंडिकेट करता है कि 22.4% जो ग्लोबल मर्चेंडाइज की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है 2020 से। इनफैक्ट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई जिसको कहते हैं, वो पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। मतलब कि लोग निवेश कर रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज में। ये बताया गया है फिगर कि 427 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, पैसा डाल रहे हैं लोग डेवलपिंग नेशन के कंपनीज में, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक। इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड, इसमें वर्ल्ड ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू स्टैंड 15% हाइयर, ठीक है। जो ट्रेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद भी अभी 15% ज्यादा ट्रेड होने लगे हैं। तो एक पॉजिटिव साइन है और एक बहुत डेवलपिंग बात है कि ये प्रमोट होना चाहिए। इसीलिए यहां पे कहा है कि इन्होंने थर्ड पॉइंट पे कॉम्पिटिटिवनेस विल बी की इन फैसिलिटेटिंग ग्रोथ एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, ठीक। जैसे आप वैक्सीन को ले लीजिए, वैक्सीन
का जो इन्वेंशन था, जो खास करके कोविड-19 के वैक्सीन का जो इन्वेंशन था, वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी था। आज इंडिया के पास भारत बायोटेक, इनफैक्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैडिला, ये एक कंपटीशन की वजह से ही तो आई हैं, राइट? रशिया में दो दो अब वैक्सीन आ चुकी हैं, चाइना में 2 आ चुकी हैं, यूएस में 3-4 आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन था, और कंपटीशन से एक अच्छी ग्रोथ मिलती है, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है कई लोगों को, एक नए नए बहुत सारे एवेन्यूज खुलते हैं। तो आप समझिएगा ये सारी बातों को, ठीक है? स्टार्टअप्स, दोस्तों यहाँ स्टार्टअप्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम पे। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो एक, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि केपेबल हैं उसके लिए कि वो खुद एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, ना कि किसी कंपनी में काम करें। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लानी चाहिए, और इंडिया कर रहा है उसके मामलों में, ठीक है? ऐसी पॉलिसीज, ऐसी इंटरवेंशन लानी चाहिए। ये इनका मामला था। चौथा इन्होंने कहा द राइज ऑफ टेलीमेडिसिन, रिमोट वर्क, ई लर्निंग, डिलीवरी सर्विसेज, ये सारी चीजें मतलब टेक्नोलॉजी की बात इन्होंने कही है यहाँ पे, कि आज के 21वीं सदी के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट की दुनिया है, अगर इसका हम सही उपयोग करें ना, तो जो माइनर गैप्स हैं हर पॉलिसीज में, हर किसी फंक्शन में, डेटा में, स्टैटिस्टिक में, वो तुरंत दूर हो जाएंगे, ताकि हम इफेक्टिव इंप्लीमेंट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आज आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, घर बैठे बैठे आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, ठीक है? तो आप ही क्यों, जहां जहां तक इंटरनेट है वहां वहां पे लोग शिक्षित हो रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी की बात की गई यहाँ पे, वोकेशनल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की एरिया टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, दीज ऑन, ठीक है? 5 जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है? क्लाइमेट चेंज हैज नाउ एक्वायर्ड अर्जेंसी फॉर पॉलिसी मेकर अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि हमने COP26 में देखा है। अब मैं COP26 का पूरा एंगल समझ गए होंगे आप, मैंने कई दफा आप लोगों को बताया है, कई सारे डायमेंशंस उसके हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं, ताकि हम ग्रीन सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल फाइनेंस जैसे चीजें इंप्लीमेंट करें और अप्लाई करें। एंड दीज मस्ट बी प्रमोटेड, फास्ट ट्रैक होनी चाहिए इनको, ठीक? ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कहीं आप इस पीडीएफ को आप जब डाउनलोड करेंगे तो नोट करके रखिएगा। ये आंसर ना कि सिर्फ इकोनॉमिक GS3 से रिलेटेड आएगा, ये आप GS2 में भी, इनफैक्ट 4 में भी, एथिक्स में भी ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर के लिए आपके, ठीक है? ये अच्छा आर्टिकल था मेरे को लगा, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कमेंट हियर, रिसेप के बारे में है, ठीक है? फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना, इनकरेक्ट मत बता देना, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। इस पे मैं ज्यादा प्रेशर फोकस नहीं डालूंगा, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट न्यूज चल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, थोड़ा मामला यहाँ पे गर्म हुआ था। पाकिस्तान, जो ऑथर हैं वो खुद मुस्लिम हैं, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फ्लॉड डेमोक्रेसी के पीछे, डेमोक्रेसी के आड़ में बहुत सारी चीजें कर रही है, जिसे हम फ्लॉड इस्लामिक डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है? ये पूरे आर्टिकल में एक्चुअली जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके बारे में पूरा मेंशन किया गया है। हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान पीनल कोड में, लेकिन यहां से एक जिस्ट हम लेंगे। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ये जो हैं मुख्तारन माई, मुख्तारन बीबी, प्लीज इनके बारे में पढ़िएगा, और मुझे 5 लाइन में या 3 लाइन में प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या रोल था इनका, कैसे ये पाकिस्तान के छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से निकली, इन पे अत्याचार हुआ, रेप, गैंग रेप जैसे मामले हुए, मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया, इनको न्यूयॉर्क टाइम्स का अवार्ड मिल चुका है, इनको न जाने कितने अवार्ड मिल चुके हैं। ये एक सेक्युलरिज्म का मामला है, रिलीजनिज्म का मामला है, कम्युनलिज्म का मामला है, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस, बहुत बड़ा इशू था। अगर ये चीज, ये केस स्टडीज, ये रियल स्टोरीज अगर आप मेंशन करते हैं अपने पेपर में, तो दिस वुड बी लाइक हार्ट वार्मिंग, मतलब मजा आ जाता है, और एकदम कहते हैं ना कि एकदम सही जगह आपने हथौड़ा मारा जहां पे वो गर्म था। तो ये कुछ ऐसे एंगल हैं, तो आप प्लीज मुझे 4-5 लाइन में बताइएगा कि कौन थी मुख्तारन माई, और क्या हुआ था इनके साथ, और क्या सीखा
इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या सीखा इनसे। ओके, तो ये जो मामला है मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कहते हैं कि पाकिस्तान में वो अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट बताते हैं। इनफैक्ट जो अभी जो बिडेन साहब की डेमोक्रेटिक समिट हुई थी उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को लिया। अभी आते हैं हम उस पर भी, उन्होंने पाकिस्तान को तो ले लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान लिटरली है एक डेमोक्रेटिक नेशन या फिर एक थियोक्रेटिक नेशन है? ठीक है, जिसको हम धर्मतंत्र कहते हैं, धर्मों का राज चलता है वहां पे, इस्लाम का राज चलता है, इस्लामिक लॉज का राज चलता है। यहाँ पे इस ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि अगर मुस्लिम कंट्रीज अपने इस्लामिक डेमोक्रेसी की आड़ में कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति पे इस्लाम का और उसके कानून का बोझ या फिर मैंडेटरी कर रहे हैं, जबरदस्ती वो कानून मनवा रहे हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, इसलिए जितनी भी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, उनको डी रिलीजनाइज करना चाहिए, उनको इन चीजों से मुक्त करना चाहिए। एक जो जर्नी है थियोक्रेटिक स्टेट से एक सेकुलर स्टेट तक, वो जर्नी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की ट्रू मीनिंग है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिविल लिबर्टीज, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन जो पाकिस्तान कर रही है वो एक घोर निंदा करने वाली बात है। और जो इनके साथ हुआ फातिमा बीवी के साथ, और जो एक क्रिश्चियन वुमेन थी जिन पे ये पूरा मुद्दा मेंशन किया गया है, उनके साथ हुआ, वो सरासर निंदनीय है। ओके, तो इस्लामिक डेमोक्रेसी और जो उनके पॉलिटिकल लॉज हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मैच करते हैं हमारे ह्यूमन राइट से, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट, ये कभी ये आप फुर्सत से पढ़िएगा, अभी मत पढ़िए, कोई इसमें वो नहीं है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, हम देख सकते हैं, फुर्सत से आप पढ़ सकते हैं। कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दी है, आप इसको पॉज करके आप यहाँ पे अब थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये सोशल जस्टिस का मामला है, सोशल इश्यूज का मामला है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इस न्यूज पे जो कि क्विकली यहाँ पे एक थोड़ा सा हीटेड मुद्दा निकल रहा है, और इस पे भी आर्टिकल जरूर आएगा मेरे ख्याल से। फ्रीडम एंड पावर, इलेक्टेड लीडर्स मस्ट कीप देयर प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। देखिए, बाइडेन साहब ने ये प्रॉमिस किया था कि वो डेमोक्रेसी सबमिट कराएंगे, और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, डेमोक्रेसी सबमिट कराई, और लगभग 110 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि उन्होंने सारी कंट्रीज को, लगभग 110 कंट्रीज को बुलाया, लेकिन किसको न्योता नहीं भेजा? न्योता उन्होंने नहीं भेजा बांग्लादेश को, भूटान को, श्रीलंका को, जबकि पाकिस्तान को भेजा। और सबसे बड़ी बात, दो जो कि नोटेबल एक्सक्लूजन थे इसमें से, रशिया और चाइना, उनको भी नहीं भेजा था। तो जो रशिया चाइना है, उन्होंने अपने एडिटोरियल में, एक न्यूज में कहा है कि जो लिबिया में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो इराक में हुआ यूएस की वजह से, क्या वो डेमोक्रेसी थी? जो म्यांमार में हुआ, क्या वो डेमोक्रेसी है? तो धीरे धीरे एक नया न्यूज एक बॉयल करके आ रही है, जिसपे आप जरूर नजर रखें। तो धीरे धीरे मामला ऊपर आते जाएगा और लोग एड्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे पीएम मोदी भी मौजूद थे। पीएम मोदी का एक जबरदस्त नारा पॉपुलर हो रहा है, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो विद द पीपल एंड विद इन द पीपल। साथ भी है और उनके अंदर भी है। मैंने पहली बात कही थी आपसे। और democracy is referred as a principle of inclusion, transparency, human dignity, responsive grievance redressal and decentralization of power। यही है वो डेमोक्रेसी की असली चाबी। ठीक है, सो ये एक धीरे धीरे हीटेड मुद्दा बनते जा रहा है। वी विल हैव अ क्विक लुक, अदरवाइज वी आर रैपिंग अप द सेशन हियर, एंड आई एम ग्लैड दैट आप लोग हमें कमेंट करके अपना आंसर बताते हैं। तो अगेन, पूछे गए सवालों का प्लीज कमेंट करके हमें बताइए आंसर कि क्या होगा। और ये कुछ हमारे वीडियोस हैं जो कि हमने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन कवर की हुई है। आप प्लीज इसको वॉच करिए और मेंशन योर कमेंट हियर। ओके, नाउ वंस अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज अबाउट द एथिक्स पार्ट। अगर आपका वोट डिसाइड करता है कब हम शुरू करेंगे और किस टॉपिक पे हम शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में कल। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.